Hey guys, welcome back. In today's class, we are going to do material costing and we are going to complete it definitely from your study material or the study material of ICAI. भाई पूरा का पूरा कर लेंगे आज, जिसका इंतज़ार करा हमने इतने दिन, आज वो घड़ी आ गई है। आज की घड़ी में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे आपका मटेरियल कॉस्टिंग। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? समझ में आ रहा है? मुश्किल तो नहीं है? ये आप अपने आप से पूछेगा और अगर मुश्किल लगे तो मुझे बता दीजिएगा सर, और इजी लगे तो भी बता दीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल कर लिया। कहाँ तक कर चुके हैं हम? जहां जहां आपकी नजरें जाती हैं वहां तक हमने मटेरियल कॉस्टिंग कर लिया है। आज कुछ भी बोल रहा हूं ना, क्योंकि मुझे लगा क्लास तो यार ऐसी ही होनी चाहिए प्रैक्टिकली, जो हम फेस टू फेस में जैसे क्लासेस होती है वैसे ही आपकी ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसी अंदाज में आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं, कोई फर्क थोड़ी ना है। मटेरियल इशू प्रोसीजर, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू, स्पेसिफिक प्राइस मेथड आप लोगों को बताया था, फीफो मेथड आपको बताया था, लीफो मेथड आपको बताया था, वेटेड एवरेज आपको बताया था। क्वेश्चन करते हैं, इलस्ट्रेशन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12। एक और 11 ओ मेरे यारा, एक और 11 ओ मेरे यारा। इलस्ट्रेशन नंबर 12। सही में देखो, पढ़ाने का तो मजा तभी है जब थोड़ा सा मस्ती हो। मैं अभी खुद ही के लेक्चर्स देख रहा था, जो पुराने हमारे लेक्चर्स हैं, ऐसे लग रहा था बड़े ही बहुत ही सीरियस लेक्चर चल रहे हैं, डरावने भयानक लेक्चर चल रहे हैं, पढ़ना पड़ेगा ऐसा लग रहा था। अरे मजे करो यार, ऐश करो, एंजॉय करो, पढ़ाई तो झक मार कर हो जाएगी। ज्यादा हो गया ये। ऐसा नहीं है, पढ़ाई का आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी जब आप पढ़ रहे हो तो एंजॉय करके पढ़ो, से अपने आप आपका मन लग जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वाई occurred during the 6 months ended 30th June 2019 या 2020। ये आपको यहाँ पर महीने गिवन है। जनवरी एक महीना होता है, वैसे ही एक महीना फरवरी होता है, मार्च होता है, अप्रैल मई जून होता है और इसके बाद भी होता है। बट आपको जो है 6 महीने का डेटा गिवन है, इसके लिए यहाँ पर 6 महीने लिखे हैं, बाकी के 6 महीने नहीं लिखे क्योंकि हमें अभी 6 महीने का ही डेटा गिवन है। ठीक है सर। इस महीने में आपने कितनी परचेज करी और किस प्राइस पर परचेज करी वो यहाँ पर गिवन है। यूनिट्स परचेज यहाँ पर गिवन है, प्राइस पर जिस पर परचेज करी वो यहाँ गिवन है, और जिस महीने में जो यूनिट्स इशू करी गई हैं, कितनी यूनिट्स इशू करी गई वो यहाँ गिवन है, कितनी प्राइस पर इशू करी गई वो गिवन नहीं है। वही तो निकालना है सर, वही तो आपको डिपेंड करता है फीफो लीफो वेटेड एवरेज पर। तो यहाँ पर बोला गया है द चीफ अकाउंटेंट आर्ग्यूज that the value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issue is used. Do you agree? Why or why not? Detailed store ledgers are not required क्वेश्चन में दे दिया। अजीब है, ये चीफ अकाउंटेंट कह रहा है कि भाई देखो, आप कोई भी मेथड फॉलो करो, क्लोजिंग स्टॉक से फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा सेम आएगा। चीफ अकाउंटेंट सिर्फ इस डेटा के लिए कह रहा है कि आप कोई भी मेथड फॉलो करें, लीफो फीफो, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू सेम आएगी। ऐसे ही कह रहा है ना ये, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू 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 वैल्यू, क्वांटिटी नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक रिमेन्स द सेम नो मैटर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटीरियल इशू इज यूज्ड। पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 200 यूनिट आए, 300 यूनिट आए, 250 चले गए, 200 प्लस 300 500, 500 में से 250 गए, 250 बच गए, 425 और आए, तो 250 में 425 ऐड करोगे तो 675 आएगा। उस 675 में से 300 यूनिट चले गए तो 375 बच गए। आप कर रहे हैं ना कैलकुलेशन अपने दिमाग में। 200 थे, 300 आए, 500 हो गए, 250 निकल गए, 250 बच गए, 425 और आए तो कितने हो गए? 675, 300 निकल गए, 375 बच गया, 375 में 475 और आ गया,
तो 375 प्लस 400, 775 प्लस 75, 850 हो गया। 850 में से 550 चले गए तो करीब करीब 300 यूनिट आपके बच गए। ये 300 यूनिट ओपनिंग में आ रहे थे मई मंथ में, 500 यूनिट और आए, 300 में 500 और आए तो कितने बच गए? 800। अब 800 के 800 यूनिट निकल गए, मतलब जून मंथ का ओपनिंग है वो जीरो है। जून मंथ का ओपनिंग जीरो। आप चाहे फीफो फॉलो करो या लीफो फॉलो करो, जब ओपनिंग स्टॉक ही जीरो आ रहा है तो जून मंथ में जो आपने परचेज करी 600 यूनिट, उसमें से 400 निकल गई। दैट मीन्स कि जून मंथ की ही तो 200 यूनिट बचेगी। आप फीफो फॉलो करो, लीफो फॉलो करो, आप वेटेड एवरेज फॉलो कर लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। जब यूनिट ही जीरो हो गई है एक मंथ एंड में, तो नेक्स्ट मंथ में आपके पास नई यूनिट आती है जिस भी प्राइस पर आई है, 20 रुपए की प्राइस पर, 20 रुपए की प्राइस पर आई है। अब आप इसमें से इशू करेंगे तो इशू करने के बाद आपके पास इसी वाली क्वांटिटी में से तो यूनिट्स बचेगी। जैसे कि मैं कहता हूं, मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे, यहां पर करके दिखाता हूं आपको। मान लीजिए कि आपके पास 600 यूनिट्स आई हैं, ठीक है, 600 यूनिट्स आपके पास 20 रुपए के हिसाब से आई है, 20 पर यूनिट, और यहां पर आपके पास आ गया डेटा 1200 रुपए का। 1200 रुपए आएगा, कितना आएगा? 12,000 आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसमें से इशू करिए फीफो के हिसाब से, तो आप कहेंगे ठीक है, जो पहले आया उसमें से पहले चले जाएगी 100 यूनिट 20 रुपए के हिसाब से। मैं कहता हूं आप लीफो फॉलो करिए, वही 600 यूनिट है, सबसे बाद में यही आया इसलिए सबसे पहले यही जा रहा है, तो ये यूनिट चली जाएगी। आप वेटेड एवरेज फॉलो कर लीजिए, ये यूनिट्स में से यही जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है जब आपके पास 600 यूनिट आए 20 रुपए के हिसाब से, फिर 400 यूनिट्स और आ गए 10 रुपए के हिसाब से, फिर और यूनिट्स आ गए, और अब आप इशू कर रहे हैं, तब आपका लीफो फीफो वेटेड एवरेज में फर्क आ जाएगा। वेटेड एवरेज में सबका एवरेज हो जाएगा। लीफो में आप बाद वाली यूनिट्स पहले भेजेंगे, फीफो में पहली वाली यूनिट्स पहले भेजेंगे। पर यहां तो आपके पास, आप देख रहे हैं कि आप कोई भी मेथड फॉलो कर लीजिए, एंड में जाकर यहां पर जून के मंथ में आपके पास जीरो स्टॉक बचता है जून के ओपनिंग में। और इसी वजह से जो चीफ अकाउंटेंट है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ऐसी बात यहां पर लिखी हुई है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 इज टू बी वैल्यूड एट 20 पर यूनिट। फीफो फॉलो करेंगे तो भी जून के स्टार्टिंग में जीरो इन्वेंट्री, लीफो फॉलो करेंगे तो भी जीरो इन्वेंट्री, वेटेड एवरेज करेंगे तो भी जीरो इन्वेंट्री। उसके बाद जून मंथ में जो 600 यूनिट आई है, इसमें से ही तो 400 जाएगी चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करो, और इसी में से 200 यूनिट बचेगी चाहे आप कोई भी मेथड फॉलो करो। हाँ, अगर जून मंथ में 600 यूनिट आती 20 रुपए के हिसाब से, और जून मंथ में ही 400 यूनिट आ जाती 10 रुपए के हिसाब से, और फिर हम बोलते कि 400 यूनिट इशू हो रही है, तब प्रॉब्लम आती, तब हम लीफो फीफो में अलग अलग वैल्यूएशन हो सकती थी। बट यहां तो चक्कर उल्टा ही पड़ गया, और इसीलिए जो चीफ अकाउंटेंट कह रहा है वो सही कह रहा है। जनरली अगर देखेंगे तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि लीफो में अलग वैल्यूएशन, फीफो में अलग वैल्यूएशन, वेटेड एवरेज में अलग वैल्यूएशन होती है क्लोजिंग स्टॉक की। ऐसा हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, जो इलस्ट्रेशन आपकी सबसे लास्ट वाली थी, जो आपकी एक्सरसाइज पोर्शन में गिवन है, वो हमने कल डिस्कस भी करी थी। तो तीनों में अलग वैल्यूएशन आ रही थी, पर इस केस में ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि वो मैंने आपको रीजन बताया है कि आपके पास जून में ओपनिंग स्टॉक ही जीरो है, इसीलिए जो नई क्वांटिटी आती है उसी में से बचेगी, चाहे आप फीफो फॉलो करें, लीफो करें या वेटेड एवरेज करें। चाहे तो आप स्टॉक लेजर बना के भी देख सकते हैं। When and why would you recommend LIFO method of pricing material issues? आप LIFO मेथड को कब रिकमेंड करते हैं, उसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं उसकी जो एडवांटेजेस हैं, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी LIFO की एडवांटेजेस, वो यहाँ पर लिखी हुई है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी आइदर नियरर टू और रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। जो आप मटेरियल इशू कर रहे हैं, जो ताज़ा ताज़ा खरीदा था उसी में से इशू कर रहे हैं LIFO में, जो बाद में आता है उसको पहले इशू कर देते हैं, तो उस वजह से आपका जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है वो करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है, और आपके रियल प्रॉफिट्स एक तरह से आते हैं। द यूज ऑफ द मेथड, LIFO मेथड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस डज नॉट रिफ्लेक्ट अनड्यू हाई प्रॉफिट इन द इनकम स्टेटमेंट। राइजिंग प्राइसेस हैं, ज्यादा प्राइस पर खरीदा, उसी पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ले लिया। जो नई क्वांटिटी आती है ज्यादा रेट पर आती है, और नई क्वांटिटी और ज्यादा रेट पर आती है, और आप उस नई क्वांटिटी को सबसे पहले इशू करते हैं, तो दैट मीन्स कि हायर प्राइस आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जा रही है LIFO मेथड के अंदर,
और उस वजह से आपके प्रॉफिट्स कम आएंगे। तो अनड्यू हाई प्रॉफिट्स नहीं शो होते। फॉलिंग प्राइस में प्रॉफिट टेंड टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट, येट द फिनिश प्रोडक्ट अपीयर्स टू बी मोर कॉम्पिटिटिव। ये सारी हम एडवांटेजेस कर चुके हैं। अगर इसका उल्टा हो गया कि प्राइसेस फॉल कर रही है तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगा, क्योंकि जो प्राइसेस डिक्रीज हुई है, नया खरीदा आपने कम प्राइस पर, वही आपने पहले इशू करा, फिर और नया खरीदा कम प्राइस पर, वो इशू करा। ऐसे करके अगर आप करते रहेंगे और प्राइसेस फॉल होती रहेगी तो आपका लीफो मेथड के हिसाब से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम आएगा। इससे आपके प्रॉफिट तो हायर होंगे, बट आपका जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो पुराना वाला जो स्टॉक पड़ा है उस पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा, यानी कि हायर वैल्यूएशन पर क्लोजिंग स्टॉक आ रहा होगा। ठीक है, तो वो मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। अवॉइड द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन LIFO टेंड टू शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड दस अवॉइड पेइंग अनड्यू टैक्सेस। जी हाँ, इन्फ्लेशन में मतलब कि आपके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो राइजिंग प्राइसेस में जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हायर अमाउंट वाली इन्वेंट्री को जो आपने खरीदी थी बाद में, उसे आप अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनाएंगे। जो लेटेस्ट आपने इन्वेंट्री खरीदी उस वजह से आपके प्रॉफिट्स कम आ जाएंगे, और आपका जो प्रॉफिट्स कम आएंगे उस पर टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। पर एट द सेम टाइम जो टैक्स अथॉरिटीज है वो इस मेथड को प्रिस्क्राइब नहीं करती है, इस मेथड की कोई मान्यता नहीं है, इसीलिए आप LIFO फॉलो कर कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो भी आप लाइन लिखकर आ सकते हैं एडवांटेजेस के एंड में। यहां तक की बात समझ में आ गई है आपको? बहुत आसान पूछा गया था क्वेश्चन। आप चाहें तो इसके स्टोर लेजर बना सकते हैं FIFO के हिसाब से, LIFO के हिसाब से, वेटेड एवरेज के हिसाब से, और तीनों मेथड में आप क्लोजिंग स्टॉक निकालिएगा और उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि तीनों मेथड के हिसाब से आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ रही है। तीनों में सेम आएगी, इसकी गारंटी, क्योंकि एंड में जो आया उतना ही आपके पास स्टॉक था, एक ही अमाउंट पर स्टॉक आ रहा था और कोई स्टॉक था ही नहीं ओपनिंग में जिससे एवरेज करने की जरूरत पड़े, जिसको पहले भेजने की जरूरत पड़े। एक ही स्टॉक आया जून में, ओपनिंग 0, उसी में से गया इशू हुआ, उसी में से क्लोजिंग बचेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज थी। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय सनराइज इंडस्ट्रीज फॉर द फोर्टनाइट ऑफ अप्रैल 2020, 2019, जो भी आप लेना चाहें। 2021 ले लीजिए। ये देखिए इन्होंने वैसे भी 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 20x की जगह पर 2 लिख दीजिए, 2021 हो गया। अब ठीक हो गया थोड़ा सा। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिनों में, 15 डेज में, 15 दिनों में डेटा देते होंगे ये लोग। मटीरियल EXE, मटीरियल का नाम है EXE। इसका स्टॉक है ओपनिंग 1 अप्रैल का, मतलब ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट्स का, 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आ रहा है। आप लोगों ने अप्रैल मंथ में 3 परचेजेस करी है, 300 यूनिट की, 500 यूनिट की, 600 यूनिट की, 6, 7 और 8 रुपए पर। ठीक है जी, आपने 3 परचेज करी है, 3 अलग अलग डेट्स को, 6, 7, 8 रुपए पर अलग अलग यूनिट परचेज करी है। ऐसे ही आपने इशू भी करी है 6, 10 और 14, 2000 जो भी 1920 आप लेना चाहते हैं अप्रैल मंथ का, वहां पर आपने इशू भी करी है 250 यूनिट, 400 यूनिट, 500 यूनिट। आपको कैलकुलेट करना है FIFO के हिसाब से, LIFO के हिसाब से, वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द पीरियड, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 15 अप्रैल। फोर्टनाइट है यानी कि 15 दिन में, पीरियड आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया 15 दिन, 1 हफ्ता, 30 दिन, 1 महीना, 6 महीना, कुछ भी हो सकता है, 1 साल। यहाँ पर 15 दिन का आपको पीरियड दिया है और उस 15 दिन के पीरियड के हिसाब से आपको बताना है कि क्या आपका क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी या फिर क्या साथ ही में क्या आपका मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू आएगी। तो देखते जाइए, आगे देखते हैं पार्ट बी को। एक्सप्लेन व्हाई द फिगर इन A एंड B इन पार्ट A ऑफ दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट अंडर द 2 मेथड ऑफ प्राइसिंग of material issue used. You need not draw up the stores ledger. अच्छा, यहाँ भी stores ledger ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो इस इलस्ट्रेशन को मैं यहाँ पर, मेरे पास ओपन है तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। आओ देखें, ओपनिंग आ रहा है 100 यूनिट का 5 रुपए के हिसाब से। 100 यूनिट्स 5 रुपए के हिसाब से आया 500 रुपए। अभी मैं FIFO के हिसाब से कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद आपने 5 अप्रैल को 300 यूनिट खरीदे 600 रुपए के हिसाब से, तो यहां पर परचेज आ गई
कितनी यूनिट? 300 300 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से। ये आपके पास आएगा 1800 रुपये आ गए, 1800 रुपये का आ गया सामान। अब आप 6 तारीख के बाद 8 को परचेज कर रहे हो 500 यूनिट, बट उससे पहले 6 अप्रैल को आप 250 यूनिट इशू भी कर रहे हो। ये जो आपका डेटा है परचेज का, इशू का, इसको डेट वाइज अरेंज कर लीजिए। तो 5 तारीख को परचेज होगी तो 6 को इशू होगा 250 यूनिट का। अब जो इशू हो रहा है, यहाँ पर डेट लिख सकते हैं आप, कौन सी डेट थी? 6 अप्रैल। यहाँ पर कितनी थी? 5 अप्रैल। ये थी 1 अप्रैल। 1, 5, 6, ठीक है। 250 यूनिट अगर आप इशू करेंगे तो इस 250 में 100 यूनिट तो आपकी ओपनिंग की चली जाएगी 5 रुपए के हिसाब से, और 150 यूनिट इस 300 यूनिट में चली जाएगी 6 रुपए के हिसाब से। समझ गए आप? फीफो में जो पहले आया वो पहले गया, तो पहले चले गया 100 यूनिट, उसके बाद और 150 यूनिट गई, वो इसमें से चली गई। नाउ यू हैव ऑन 8th of April you have purchased 500 यूनिट्स। परचेज करा आपने 500 यूनिट्स 7 रुपए पर, है ना जी? 7 रुपए, 3500 रुपीज आपके यहाँ पर पास वैल्यू आ गई है। 8 के बाद आप 10 को इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स, तो यहां पर आप 10/4 को आप इशू करेंगे 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट में पहले यहां पर देख लीजिए 300 यूनिट में से 250, 300 यूनिट में से 150 जा चुकी है, तो 150 यूनिट और बाकी है, वो 150 यूनिट आप यहां पर इशू कर देंगे। 150 यूनिट अगर आप माइनस कर देंगे 400 यूनिट में से, तो 250 यूनिट और बच जाएगी, उसे आप इशू कर देंगे यहां पर। तो कितना आएगा? 3500 का आधा हो गया 1750। अभी यहां पर 250 यूनिट और बची हुई है। तो ऐसे आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? ऐसे आपको मैनुअली सोचना पड़ रहा है। इससे बेटर ये भी हो सकता था कि आप स्टोर लेजर बना लेते पूरा प्रॉपर। क्वेश्चन में बोला है कि नहीं चाहिए, बट आप एक्स्ट्रा करेंगे तो उसमें आपके नंबर कटेंगे नहीं। यहां पर आप देखिएगा 12 अप्रैल को आप 600 यूनिट खरीद रही हैं, 600 यूनिट्स आप ले रहे हैं 12 अप्रैल को। और 8 रुपए के हिसाब से आप शायद ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ आएगा। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, और 4800 आपके पास आ गया यहाँ पर अमाउंट। 14 अप्रैल को आप 500 यूनिट इशू करेंगे, तो 500 यूनिट्स इशू हो रही है। 250 यूनिट तो आपके पास यहां से बची हुई है सर। 250 यूनिट तो आपको इस 500 यूनिट में से इशू करनी पड़ेगी, और बाकी 250 यूनिट्स आप इस 600 वाली यूनिट्स में से इशू कर देंगे 8 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ गया? 2000 आएगा, ऐसा ही कुछ आएगा। यहां देखिएगा ये आपके पास परचेजेस हुई है 600 यूनिट की, और परचेजेस के बाद यहां पर आपने 500 यूनिट इशू करे हैं। तो जब आप 500 यूनिट इशू कर देंगे तो 250 यूनिट तो आपके पास पहले से बचे हुए थे 7 रुपए के हिसाब से, वहां से आप इशू करेंगे, और आप 250 यूनिट 8 रुपए के हिसाब से 2000 यहां से आप इशू करेंगे। तो जब 600 यूनिट में से 250 यूनिट चली जाएगी, तब भी आपके पास करीब करीब 350 यूनिट्स बच जाएगी 8 रुपए के हिसाब से। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा 2800। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 5 40, 4 उधर चले गया, 8 3 24, 24 + 4 28, तो 2800 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। यहाँ भी आंसर 2800 आ रहा है फीफो मेथड के हिसाब से, और जो आपने इशू करा है उसका अगर आप टोटल कर लेंगे तो 7800 आएगा। ये जो भी आपने यहाँ पर इशू किया है, एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो भी आपने यहाँ पर इशू करा है, ये देखिए यहाँ पर 500 900 कितना हुआ? 1400 के बाद आपने ये 900 और इशू करा है, तो 1400 + 900 इज 2300। 2300 यहाँ पर आप ऐड कर दो तो आपके पास आ जाएगा 4050। 4050 के बाद आप यहाँ पर इशू कर दो 3750।
तो 40503750 इनका टोटल जो इशू किया है, तो यहाँ पर कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। 4800 नहीं सॉरी 7800, ये 7 आ गया ना, 4 + 3 7। कहने का मतलब कुछ नहीं किया, मैंने एडिशन करी है जितना भी हमने इशू किया था, उस इशू वाली क्वांटिटीज़ का जो वैल्यू है उसका टोटल कर लिया, तो मेरे पास 7800 आया। और जब मैंने बैलेंस देखा तो वो मेरे पास 2800 आया अंडर फीफो मेथड। फीफो हो गया तो लीफो के हिसाब से आप देख सकते हैं सेम चीज़ करनी है, बस लीफो मेथड लगेगा, यानी जो बाद में आया उसे पहले इशू करेंगे। ओपनिंग बैलेंस आपके पास 1 अप्रैल को आ रहा है 100 यूनिट्स का। अब आप लोग कहेंगे कि ये फॉर्मेट याद कर रहे हैं, नहीं करना यार, सिंपल सा आपको बस लिखना है कितनी क्वांटिटी कितनी रेट पर कितनी वैल्यू है, आई और गई। कैसा भी फॉर्मेट बनाओ आपकी इच्छा है। कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको अपना दिमाग लगाना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी में आपको अपना दिमाग लगाना है, याद नहीं करने फॉर्मेट। हाँ, जो मैंने 1-2 टेबल्स वगैरह बनाई है, कॉस्ट शीट बताई है, वो उतना ही आप याद कर सकते हो। बाकी तो आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपनी एक टेबल ड्रॉ कर लो, जो भी आपको लगता है चीज़ें आप लिख सकते हो, उसके आप हेडिंग्स डाल दो और फिर अपनी कैलकुलेशन वगैरह वहाँ पर शो कर दो। अब यहाँ पर आप देखिएगा ओपनिंग स्टॉक आपके पास 100 यूनिट का आ रहा है 5 रुपये की रेट के हिसाब से और अमाउंट है 500 रुपये। फिर आप परचेज करते हैं 300 यूनिट्स, 6 रुपये के हिसाब से आपने परचेज करी तो आया है 1800 रुपीज़। फिर आपने 250 यूनिट इशू करी तो 250 आप इसमें से इशू करेंगे, क्योंकि अभी हम लीफो फॉलो कर रहे हैं। जो बाद में आया उसमें से पहले इशू होगा, तो 250 यूनिट इशू करेंगे 6 रुपये की रेट पर, 1500 आपने इशू कर दिया। फिर आपने परचेज करा 500 यूनिट्स 7 रुपये के हिसाब से, तो 3500 रुपये आपने परचेज करा है। और अभी आपके पास 50 यूनिट इसकी बची हुई है और 100 यूनिट ये वाली तो बची ही हुई है, 500 यूनिट्स यहाँ पर और आ गई। नाउ यू हैव इशूड 400 यूनिट्स, तो इस 500 में से आप 400 यूनिट इशू कर देंगे और 100 यूनिट का बैलेंस यहाँ पर बच जाएगा जो 7 रुपये वाली आपने खरीदी है। फिर आप 600 यूनिट को परचेज करते हैं तो 600 यूनिट और आ गई 8 रुपये के हिसाब से। और 600 यूनिट के बाद आप परचेज करने के बाद 500 यूनिट इशू कर देते हैं, तो जब आप 500 यूनिट इशू करेंगे तो इस 600 में से 500 यूनिट इशू कर देंगे तो 100 यूनिट इसकी बच जाएगी। तो 100 यूनिट इसमें से बच गई, 100 यूनिट आपकी इसमें से बच गई, 50 ये बच गई, 300 वाली 100 ये बच गई। अलग अलग रेट पर सबका टोटल कर लोगे तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 100, 200, 300, 350 आपके पास क्वांटिटीज़ हैं। ये आपके पास आया 800, ये 700 रुपये के हिसाब से आया 700, ये 50 × 6 जो है वो आया 300 और 500 रुपये आपके पास आ गया ये ओपनिंग। 500, 300, 800, 800 + 700 1500, 1500 + 800, 1500 + 800 कितना हो गया 2300। 2300 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आपने लीफो मेथड के अकॉर्डिंग कर लिया। रिपीटेटिव चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी आती है। और जो आपने मटेरियल इशू करा है तो इशू का आप टोटल कर लेंगे। ये 1500 का इशू करा है, 2800 का इशू करा है, 4000 का इशू करा है, सबका टोटल कर लेना आप। टोटल करने के बाद आपको जो आपने इशू करा है कितने पर, वो सारा का सारा अमाउंट आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड का, और जो भी क्वेश्चन में पूछा गया उसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई द फिगर्स इन ए एंड बी इन दिस क्वेश्चन आर डिफरेंट। डिफरेंट तो होगी ना, डिफरेंट तो होगी, क्योंकि जब आप क्वांटिटी को इशू कर रहे हैं फीफो के हिसाब से आप इतनी इशू ऐसे इशू कर रहे हैं और लीफो के हिसाब से आप ऐसे इशू कर रहे हैं, तो फर्क तो आएगा। फीफो में जो पहले आया उसको इशू करते हैं, उस प्राइस पर आप इशू करते हैं, लीफो में जो बाद में आया उस प्राइस पर आप इशू करते हैं, तो फर्क तो आएगा। तो यहां पर उसी का डिफरेंस यहां पर बताया हुआ है, रीजंस क्या हैं, ठीक है जी। ये देखिए यहां बताया जो डिफरेंस है वो कैसे आया है। 6 तारीख को आपने 250 यूनिट इशू करी थी, जो सबसे पहले इशू किया था 250 यूनिट का, 6 तारीख को आपने इशू किया था। अंडर फीफो देयर वैल्यू कम्स टू बी 1400 और लीफो में 1500 आया, तो यहां पर 100 रुपये का डिफरेंस आ गया। 100 रुपये लीफो के हिसाब से हमने ज़्यादा चार्ज कर लिए अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में 100 रुपये ज़्यादा चार्ज कर लिए। ऐसे ही जो 400 यूनिट इशू हुई उसको फीफो पे अलग वैल्यू पर इशू करी गई है, लीफो पर अलग वैल्यू पर इशू करी गई है, तो डिफरेंस आ गया।
150 का, तीसरे का भी सिमिलरली डिफरेंस आ गया, टोटल कर लेंगे तो टोटल डिफरेंस 500 रुपये का आ गया। तो यहां पर 500 रुपये का डिफरेंस आया है और यहां लिखा गया है कि द रीजन फॉर द डिफरेंस ऑफ 500 रुपीज 2800 माइनस 2300 जो कि क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस आ रहा है। टोटल अमाउंट तो सेम ही है सर, टोटल तो सेम ही है, जितने पर आपने खरीदा जितने पर आप इशू करोगे टोटल तो सेम है। जो पहले है उसको आप भेज दो, जो बाद में उसको आप भेज दो, फर्क क्या पड़ेगा? जो आया जितने पर आया उतने पर तो इशू कर रहे हो। दैट मीन्स कि आपने जो इशू करा है उसमें आपने 8300 रुपीज यानी कि 500 रुपये ज्यादा आपने चार्ज कर ली लीफो मेथड के हिसाब से। तो जब हम इन्वेंट्री की बात करेंगे तो इन्वेंट्री में 500 रुपये की इन्वेंट्री कम आ रही होगी लीफो मेथड के हिसाब से। ठीक है जी, यहां आप देख भी सकते हैं लीफो मेथड के हिसाब से 500 रुपये का बैलेंस कम आ रहा है। तो यहां पर लिखा गया इन केस ऑफ फीफो 350 यूनिट जो क्लोजिंग स्टॉक की थी दैट बिलोंग्स टू द मटेरियल परचेज ऑन 12 अप्रैल, वेयर एज लीफो में जो स्टार्टिंग में परचेज करी थी उसमें से भी इन्वेंट्री का बैलेंस आ रहा था क्योंकि वो भी हमने इशू नहीं किया। ड्यू टू द डिफरेंट परचेज प्राइस पेड बाय द कंसर्न ऑन डिफरेंट डेज ऑफ परचेजेस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक डिफर्ड अंडर फीफो एंड लीफो। अंडर फीफो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐसे आ रही है और लीफो के हिसाब से ऐसे आ रही है। कुछ नहीं किया यार, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था वो पूछा जाना भी नहीं चाहिए, बहुत ही कॉमन सेंस है। बस आपको ये बताना है कि लीफो और फीफो में डिफरेंस आया क्यों। तो लिख दीजिए भैया फीफो में इस पर इशू करा है, लीफो पर इतने अमाउंट पर इशू करा है। फीफो में इतने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, लीफो में इतने का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, दोनों में इसलिए डिफरेंस आ रहा है। यही तो डिफरेंस का कारण है, समझ गए आप। एक है बेस स्टॉक मेथड। बेस स्टॉक मेथड जो होता है वो मैंने आपको नहीं कराया, ना ही इसका कोई क्वेश्चन आपके स्टडी मटेरियल में गिवन है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि बेस स्टॉक मेथड को आप यूज भी नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली, यानी कि ये मेथड लीफो फीफो के साथ ही यूज होगा। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक मिनिमम क्वांटिटी अपने स्टॉक में रख लेते हैं, एक फिक्स्ड प्राइस पर क्वांटिटी को रिजर्व करके रख लेते हैं स्टॉक में, ताकि जब इमरजेंसी हो उस इमरजेंसी में आप यहां से इशू कर पाए। दिस मिनिमम स्टॉक इज नोन एज द बेस स्टॉक एंड इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच द फर्स्ट लॉट ऑफ द मटेरियल इज रिसीव्ड। तो जो सबसे पहले मटेरियल आया था उसमें से आपने कुछ स्टॉक को रिजर्व कर लिया और उसी को हम बेस स्टॉक बोलते हैं। रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सब्सिक्वेंट प्राइस फ्लक्चुएशन, उसे आपने अलग रख लिया। अब चाहे प्राइस बढ़े या घटे उसको आप नहीं छेड़ोगे। हालांकि जो बाकी चीजें आएगी उसमें से आप इशू करेंगे फीफो लीफो के हिसाब से, तो दैट मीन्स कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। एवरेज प्राइस मेथड क्या होता है, जो भी आपने सामान खरीदा अलग अलग डेट पर जितने भी प्राइस है सबको ऐड करके उनका एवरेज ले लो। 1 2 3 4 5 लॉट का 5 प्राइस है, 5 को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दो, 12 रुपये ईच आ गया। पर ये मेथड गलत है। क्योंकि भाई क्यों गलत है सर? क्योंकि भैया इतनी क्वांटिटी इस प्राइस पर आई, इतनी क्वांटिटी इस पर आई, आपने प्राइसेस का एवरेज ले लिया। क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करोगे इस प्राइस से तो फिर आपका जो टोटल वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से मैच ही नहीं करेगी जो आपने इंडिविजुअली खरीदा था। वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होता, वेटेड एवरेज में सब कुछ सही निकल कर आता है। उसमें आप क्या करते हैं, 200 यूनिट आपने खरीदी 10 रुपये पर, तो आप उसे लिख लेंगे इतना रुपये का मैंने सामान खरीदा, फिर आपने इतने का खरीदा, फिर इतने का खरीदा, जितने जितने का सामान खरीदा उसकी टोटल वैल्यू आप लिख लेते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं कि ये जितना भी सामान खरीदा गया है ये इतनी यूनिट्स के लिए खरीदा गया है। तो आपके पास जो एवरेज प्राइस आती है वो होती है वेटेड एवरेज प्राइस। इसके बाद यहाँ पर कुछ मार्केट प्राइस मेथड्स हैं और ये मार्केट प्राइस मेथड जो है कोई भी यूज नहीं करता। यहां पर लिखा गया है कि आप रिप्लेसमेंट प्राइस पर इशू करेंगे। रिप्लेसमेंट प्राइस का मतलब होता है जो आप करेंटली स्टॉक को यूज कर रही हैं, यदि उसे आप मार्केट से अभी रिप्लेस कर दें तो कितने रुपए का रिप्लेस होगा, यानी कि उसके बदले में आप जो दूसरा स्टॉक लेंगे वो कितने रुपए में रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेसमेंट प्राइस इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच इट इज पॉसिबल टू परचेज एन आइटम आइडेंटिकल टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रीवैल्यूड। करेंटली मैं ये पेन यूज कर रहा हूं, अगर इस पेन को मुझे रिप्लेस करना है तो इस पेन के बदले जो दूसरा पेन लूंगा मैं जिसे मैं यूज करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा इस पेन को रिप्लेस करने की प्राइस कितनी है, यानी दूसरा पेन इसका सब्स्टिट्यूट लाने की प्राइस कितनी है, उसे मैं रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड बोलता हूं। अंडर दिस मेथड मटीरियल्स इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम। दिस मेथड प्रीसपोजेस द डिटर्मिनेशन ऑफ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स एट द टाइम ऑफ ईच इशू, यानी हर इशू के टाइम पर आपको उस मटेरियल की रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखनी पड़ेगी
और जो कॉस्ट आती है वो करंट मार्केट प्राइस पर ही आएगी, क्योंकि जब हर बार आप देख रहे हो इशू के टाइम पे कि आज मैं इशू कर रहा हूँ तो आज इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है उस पर मैं इशू करूंगा, कल पर इशू करूंगा, तो जितने पर खरीदा उस प्राइस पर इशू नहीं कर रहे, रिप्लेसमेंट प्राइस पर इशू कर रहे हैं, तो डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि स्टोर में आपने जो परचेज करी थी वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट आपकी लगी थी, रेट लगी थी, उस पर आपने परचेज करा था। अब इशू जब कर रहे हैं तो किसी दूसरी प्राइस पर इशू कर रहे हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है उसमें प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। ये कभी मेथड यूज होता नहीं है। सिमिलरली रिलाइजेबल प्राइस मेथड जो है, रिलाइजेबल प्राइस मेथड कहता है कि अगर इसको मैं आज रिलाइज करूं, बेच दूं, तो कितना रिलाइज होगा उस पर मैं इशू करूंगा। तो रिलाइजेबल प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच द मटेरियल टू बी इशूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। करंट मटेरियल को अगर मैं बेच दूं तो कितना मेरे को रिलाइज होगा, उसे बोलते हैं रिलाइजेबल प्राइस मेथड। और इस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि जितने पर आपने खरीदा था उस पर आप इशू नहीं कर रहे हैं। आप उस पर इशू ना कर जो इसकी करंट रिप्लेसमेंट रिलाइजेबल वैल्यू है, जो करंट रिलाइजेबल वैल्यू है उस पर आप इशू कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट लॉस राइज होगा। यहां पर लिखा भी हुआ है, स्टोर लेजर वुड शो प्रॉफिट और लॉस इन दिस मेथड। ठीक है जी, प्रॉफिट और लॉस यहां पर आ सकता है। वैसे ये मेथड फॉलो नहीं किए जाते, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कॉस्ट प्राइस मेथड वही फॉलो किए जाते हैं। लीफो फीफो या वेटेड एवरेज ही फॉलो किया जाता है। नोशनल प्राइस मेथड और दे रखे इन्वेंटरी वैल्यूएशन के। थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आप लोग जो इशू करेंगे वो एक स्टैंडर्ड प्राइस पर इशू कर देंगे, यानी कि मैंने एक स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स कर ली कि ये जो यूनिट है इसको मुझे 5 रुपये पर इशू करना है, ऐसा मैंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हम फिक्स कर लेते हैं, और फिर उस स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर हम ज़्यादा पर या कम पर इशू कर रहे हैं तो वेरिएंस निकल कर आता है। यहाँ पर भी वैसा ही है कि आप लोग जो स्टोर्स में इशू करेंगे वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने निकाल ली और उस पर आप मटेरियल को इशू करते रहेंगे, ताकि जब मटेरियल खरीदें उसकी प्राइस से इम्पैक्ट ना हो आपका इशू कितना होना है। जो इशू की वैल्यू है वो इम्पैक्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने एक रेट फिक्स कर ली कि इसी पर मैं इशू करूंगा, और वो स्टैंडर्ड रेट पर आप इशू करते रहते हैं। तो ये जो प्राइस मेथड है डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस एंड दस रिजल्ट्स इन अ प्रॉफिट और लॉस। फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस बिकम्स डिफिकल्ट व्हेन द प्राइस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली। तो सही बात है, आप ये मेथड भी ज्यादातर फॉलो नहीं किया जाता। यहां पर लिखा गया है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड में आप मटेरियल की कॉस्ट को थोड़ा सा बढ़ा देते हो, क्योंकि जो मटेरियल आपके पास पहुंचता है वो ड्यू टू इवेपोरेशन और क्लाइमेट चेंज वगैरह से नेचुरली उसका वेट कम हो जाता है, तो क्वांटिटी कम हो गई इसलिए आपने प्राइस बढ़ा दी। सारे के सारे फिक्टिशियस मेथड हैं, कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको याद करना है लीफो फीफो वेटेड एवरेज, बाकी तो सब ऐसे ही थ्योरेटिकल दे रखा है। रीयूज प्राइस मेथड, यह है रीयूज प्राइस मेथड, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप मटेरियल खरीदते हैं पर उसे आप यूज नहीं कर पाते, तो उसे किसी और प्रोडक्ट के बनाने के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं और प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर आप रीयूज प्राइस मेथड यानी कि रीयूज उसका प्राइस निकालते हैं और उस पर आप वैल्यू करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं सारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकल आपका लीफो फीफो वेटेड एवरेज फॉलो होता है, और वेटेड एवरेज तो खासकर फॉलो होता ही होता है, तो उसे आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला आपका ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वैल्यूएशन ऑफ रिटर्न्स एंड शॉर्टेजेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। इसका बस एक डिफरेंस देख लीजिए कि वेस्ट, स्क्रैप और डिफेक्टिव में फर्क क्या होता है। डिफेक्टिव तो नाम से ही लग रहा है, दिस टाइप ऑफ लॉस कनेक्टेड विद द आउटपुट बट इट कैन बी विद द इनपुट एज वेल। डिफेक्टिव यानी कि जो मटेरियल डिफेक्टिव आ गया उसे हम डिफेक्टिव बोलते हैं। स्क्रैप बोलते हैं जो आउटपुट आप बना रहे हैं, वो आउटपुट बनाने के दौरान जो स्क्रैप निकल जाता है, जो सामान वेस्ट निकलता है, उसे आप स्क्रैप बोलते हो। डिफेक्टिव का मतलब डिफेक्टिव पीस आ गया। स्क्रैप का मतलब सामान बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ वेस्ट निकला, उसे स्क्रैप बोलते हो। वेस्ट जो होता है वो भी रॉ मटेरियल या इनपुट का जो खराब हो जाते हैं उसे हम वेस्ट बोलते हैं। ठीक है जी, वेस्ट का मतलब इसकी कोई भी रिकवरेबल वैल्यू नहीं है। हालांकि जो डिफेक्टिव है उसको आप सेकेंड हैंड बेच सकते हो या उससे कुछ आप पैसे कमा सकते हो। सिमिलरली स्क्रैप बेचकर भी आप कुछ पैसे रिकवर कर सकते हो। तो जो भी आपकी कॉस्ट है वो आप डिफेक्टिव अगर बेचते हो, अगर आप स्क्रैप बेचते हो, तो उससे जो भी रिकवरी होती है उस रिकवरी को आप कॉस्ट में से माइनस कर लेते हैं, जैसे कि हम स्क्रैप माइनस करते थे। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में करा चुका हूँ। अब एंड में आपका आता है स्पॉइलेज। यहाँ पर बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव क्या होता है। स्पॉइलेज क्या होती है? स्पॉइलेज का मतलब जो चीज़ खराब हो गई उसे हम स्पॉइलेज बोलते हैं।
डिफेक्टिव को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक किया जा सकता है डिफेक्टिव पर और पैसा लगाकर, पर स्पॉइलेज यानी कि जो चीज़ खराब हो गई है उसे आप वापस ठीक नहीं कर सकते। तो यही फ़र्क है स्पॉइलेज और डिफेक्टिव में। स्पॉइलेज कैन नॉट बी रिपेयर्ड और डिफेक्टिव को आप पैसा लगाकर रिपेयर कर सकते हैं। चीज़ें जो पुरानी हो जाती है और यूज़ नहीं कर पाते उसे हम ऑब्सोलेसेंस कहते हैं, यानी ऑब्सोलीट हो गई। अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा ऑब्सोलीट क्या होता है। जो चीज़ पुरानी हो जाती है उसकी वैल्यू में लॉस होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू में लॉस हो जाता है, उसे हम ऑब्सोलेसेंस बोलते हैं। तो ऑब्सोलेसेंस आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, स्पॉइलेज क्या है, डिफेक्टिव क्या है, वेस्ट क्या है, इसका एक एक लाइन में आप मीनिंग लिख सकते हैं। और जो मैंने आपको सारे मेथड कराए उस मेथड्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लीफो फीफो का जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया। अब है आपका कंजम्पशन ऑफ मटीरियल। लास्ट टॉपिक आपका यहाँ पर लास्ट टॉपिक आ रहा है यहाँ पर, कंजम्पशन ऑफ मटीरियल्स। ये तो आप सभी को पता है, मटेरियल जो आप कंज्यूम करते हैं कैसे, आपका जो ट्रांसफर नोट बनता है या मटेरियल रिक्विजिशन नोट के हिसाब से आप इशू करते हैं, या मटेरियल रिटर्न नोट आता है, ठीक है ना, जो एक्सेस मटेरियल आ जाता है उसको रिटर्न करने के लिए मटेरियल रिटर्न नोट बनता है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीज़ है इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका कुछ भी नहीं बचा है, खत्म हो गया है। ये समरी गिवन है, समरी के बाद आपके क्वेश्चंस गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है सर? वेरिएबल कॉस्ट होती है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में, इंडस्ट्री में मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल लॉस? बताइए सर, नॉर्मल लॉस क्या है? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट कभी कभी होता है सर। लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग अवॉइड किया जा सकता है। पिलफ्रेज अवॉइड की जा सकती है। लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, बहुत बड़ा सामान आया कार्टन, उसको तोड़ना है स्मॉल पीसेस में, और उसके दौरान जो लॉस होगा वो नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो हमेशा होता ही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्राइसिंग, विच ऑफ द मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। क्वेश्चन 4 का बताइए आप। कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज। फीफो मेथड, करंट जो मार्केट प्राइस चल रही है, जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो वाला स्टॉक इशू नहीं होता। फीफो में जो पहले आया था वो इशू होता है, और उस वजह से जो कॉस्ट है वो करंट मार्केट प्राइस से मैच नहीं करती फीफो मेथड के अंदर। कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ, बताइए सर, परपेचुअल इन्वेंट्री, एबीसी एनालिसिस, बिन कार्ड्स आप बनाते हो, एनुअल स्टॉक टेकिंग आप करते हो। तो कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग कहां पर होता है? कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग जो होता है वो परपेचुअल इन्वेंट्री में होता है। दो चीजें होती है सर, अपनी कॉपी में आप नोट डाउन करिएगा। एक होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री काउंट। पीरियोडिक का मतलब कि 6 महीने, 1 महीना, उसमें आप इन्वेंट्री को एक बार काउंटिंग करते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री में क्या होता है? कंटिन्यूअस बेसिस पर आप पूरे का पूरा स्टोर लेजर बनाते हैं और आप साथ में काउंटिंग भी करते हैं जो बैलेंस आता है। तो यहां पर परपेचुअल इन्वेंट्री में आपका कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इश्यूज ऑफ मटेरियल्स आर प्राइस्ड एट अ प्री डिटरमाइंड रेट? स्टैंडर्ड प्राइस मेथड में एक रेट फिक्स कर देते हैं और उसी पर आप मटेरियल को इशू करते हैं। व्हेन मटेरियल प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली, द मेथड ऑफ प्राइसिंग दैट गिव्स एब्सर्ड रिजल्ट इज, मटेरियल की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, तो जो सिंपल एवरेज है, जो सिंपल एवरेज है, सिंपल एवरेज मेथड बड़ा ही गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है। एक 10, एक की प्राइस आ रही 15, एक की 25, एक की 100। चाहे 100 पर मैंने एक ही क्वांटिटी परचेज करी हो, पर सिंपल एवरेज कहता है कि आप सारी प्राइजेस को ऐड कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए जितनी भी आपने प्राइजेस ऐड करी है, और उस प्राइस पर आप सारे मटेरियल को वैल्यू करिए। तो यहाँ पर अगर मैंने मान लो कि मैंने 1 लाख रुपए का एक यूनिट खरीद लिया और बाकी सारे मैंने 1 रुपये 2 रुपये के खरीदे हैं, तो सिंपल एवरेज जो आएगा सबको प्लस करके डिवाइड बाय करूंगा तो वो तो 50,000 आ जाएगा, और मेरी टोटल जो वैल्यू है मटेरियल की, टोटल वैल्यू है मटेरियल की जितने भी सारे मैंने खरीदे हैं, वही इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा आ जाएगा इससे, तो है ना। तो सिंपल एवरेज बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि 1 यूनिट मैंने खरीदी है 1 लाख पर, 1 यूनिट, और मैंने 5 यूनिट्स खरीदी है 1 रुपये पर,
तो वैसे देखा जाए तो 1,05,000 होना चाहिए टोटल। सिंपल एवरेज कहता है कि आपने 1 लाख पर कितनी खरीदी, 1 यूनिट, और 5 यूनिट आपने 1 रुपये पर खरीदी है, तो आप 1 लाख प्लस 1 रुपया डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिए, तो आपका कुछ 50,000.5 आ जाएगा। इस पर आप 6 यूनिट को वैल्यू कर लीजिए, 5 यूनिट और 1 यूनिट, तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 लाख रुपये का टोटल आ जाएगा, जबकि 1 लाख रुपये का तो टोटल ही है मेरा सारा का सारा, 3 गुना वैल्यू आ रही है। सिंपल एवरेज बहुत ही एब्सर्ड रिजल्ट दे सकता है अगर प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि ये सभी प्राइसेस का एवरेज लेता है, क्वांटिटीज को बिना देखे, क्वांटिटीज को नहीं देखता ये। व्हेन प्राइसेस फ्लक्चुएट वाइडली द मेथड दैट विल स्मूथ आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन विल बी द वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में सारी की सारी जो प्राइस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, एवरेज निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अंडर FSN सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बताइए सर, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ आइटम्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। वॉल्यूम हम लोग नहीं देखते, हम क्रिटिकलिटी नहीं देखते, वैल्यू नहीं देखते, हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कौन सा फास्ट मूविंग है, स्लो मूविंग है, कौन सा नॉन मूविंग है। इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन 10, मटीरियल्स आर इशूड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल ट्रांसफर नोट। तो जब आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आप मटेरियल शिफ्ट करते हैं तो वहां पर आप मटेरियल ट्रांसफर नोट बनाते हैं। यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें से आप कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट, बिन कार्ड अब आपको पता है, स्टोर लेजर आपको पता है, डिफेक्टिव का क्या ट्रीटमेंट है, वही जो स्क्रैप का ट्रीटमेंट है वैसे ही आप माइनस कर सकते हैं डिफेक्टिव्स को, इसको रिपेयर भी करवा सकते हैं। ABC एनालिसिस आपको पता है, रीऑर्डर, लेवल रीऑर्डर, क्वांटिटी आपको पता है, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैक्सिमम मिनिमम। और जहाँ तक बात प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की है तो वो हमने सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिस्कस करी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10, 9th वाली रहती है, 9th वाली अभी डिस्कस कर लेते हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट। दोस्तों आपका अब सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 बाकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं करा ही रहा था अपनी क्लास में, फिर मुझे लगा कि उसे हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको गूगल ड्राइव पर मिल जाएंगे, और इस हैंड रिटन नोट्स से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 करवा रहा हूँ। तो इसीलिए क्वेश्चन हम यहाँ से पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसका आंसर करेंगे। AT लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग स्टोर ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। इसमें इसका कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री आ रहा है, उसमें 25 यूनिट है और इन 25 यूनिट की वैल्यू 162.5 है। गौर करिएगा यहाँ पर यूनिट वैल्यू नहीं गिवन है, बल्कि पूरे 25 यूनिट की टोटल वैल्यू गिवन है। तो आपको यहाँ पर यूनिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 4 सितंबर को ये कुछ इशू करते हैं 8 यूनिट। हम लोग को फीफो मेथड फॉलो करना है और नीचे फीफो मेथड ही गिवन है। तो ये 8 यूनिट इशू करते हैं तो 8 यूनिट इशू कर देंगे, और 25 में से जब 8 चली जाएगी तो आपके पास बैलेंस यूनिट्स बच जाएंगे 17 यूनिट। उसके बाद इन्हें BN कंपनी से कुछ 50 यूनिट्स रिसीव होते हैं 5.75 के प्राइस पर। तो इनके पास 17 यूनिट पुराने थे, 50 यूनिट नए आ गए। उसके बाद फिर ये इशू करते हैं 12 यूनिट, तो पहली वाली यूनिट से इशू करेंगे, और ऐसे कर ये सारी चीज़ें गिवन है। तो एक एक पॉइंट पढ़ते रहते हैं और उसके बाद यहाँ पर अपना नीचे करते रहते हैं इसका आंसर। आइए, तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास 25 यूनिट्स गिवन है, और 25 यूनिट्स का जो प्राइस है वो 162.5 गिवन है। तो ये हो गया आपका क्वांटिटी, ये अमाउंट आ गया। 25 यूनिट है, 162.5 टोटल अमाउंट है। तो आप 162.5 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये 6.5 की रेट आ जाएगी। यही होता है क्वेश्चन में, कॉन्सेप्ट तो वही लगना है फीफो का, पर कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी है। आपको टोटल दे दिया, आपको रेट निकालनी है, आप पर यूनिट निकाल लीजिए। तो पहला ओपनिंग स्टॉक आपने लिख दिया 1 सितंबर को। उसके बाद फिर आप इशू करते हैं 8 यूनिट्स। 8 यूनिट आप इशू करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 यूनिट इशू करी है और 6.5 रुपीज़ पर इशू करिए, तो 52 रुपीज़ आपके इशू हो गए। बैलेंस अमाउंट आपका जो है और बैलेंस क्वांटिटी है वो 17 क्वांटिटी बच गई है 6.50 के हिसाब से 110.50। अब आप यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद आपने BN कंपनी से रिसीव करे हैं 50 यूनिट्स एट 5.75 पर यूनिट। तो 50 यूनिट रिसीव हो गए 5.75 पर यूनिट के हिसाब से, मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ, क्या टोटल नंबर ऑफ, टोटल अमाउंट आ जाएगी। हाँ जी, जब आप इसे बैलेंस में दिखाएंगे तो बैलेंस में आप ये दिखाएंगे कि 17 यूनिट पहले की मेरे पास बची हुई है,
6.50 के हिसाब से इसका आप टोटल लिख सकते हैं, सब टोटल 50 यूनिट और खरीदी है और 5.75 के हिसाब से खरीदी है, तो इसका टोटल दोनों को आप ऐड करेंगे तो 398 आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं 110.50 प्लस 287.50, जब इसका आप टोटल करेंगे 287 प्लस 100 होता है 387, और 387 में 10 प्लस करेंगे तो आएगा 397.5 प्लस करेंगे आएगा 398। तो आप सब टोटल करके लिख सकते हैं, फिर उनका टोटल करके आप ग्रैंड टोटल लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है, और जगह कम है तो एक साथ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आप इशू कर रहे हैं 12 यूनिट, तो 12 यूनिट आप इशू करेंगे। फीफो मेथड में जो पहले यूनिट्स हैं वो पहले इशू होगी, तो आप 6.50 रुपीज़ के हिसाब से आप यहाँ पर इशू कर देंगे, और बाकी आपके पास इसमें से 5 यूनिट बच जाएगी 6.50 के हिसाब से, और 50 यूनिट जो बाद में मंगाई थी वो 50 यूनिट भी आपके पास 5.75 के हिसाब से बच जाएगी। जो 50 यूनिट यहाँ आई है ये अभी तक आपके पास रखी हुई है, ठीक है जी। आगे देखते हैं क्या हुआ। 7 तक तो पता है, उसके बाद आपने रिटर्न कर दी 10 यूनिट BN कंपनी को। तो यहाँ जो 50 यूनिट आपने खरीदी थी 5.75 पर यूनिट के हिसाब से, इसमें से कुछ यूनिट्स खराब निकल गए जो आपको स्टोर में रिसीव करने के बाद पता लगे। आई थिंक 10 यूनिट खराब निकल गए, तो इस 10 यूनिट को आपने रिटर्न कर दिया। तो BN कंपनी से आपने जो सामान लिया था उसमें से 10 यूनिट आपने 5.75 के हिसाब से रिटर्न कर दिया सर। जो यूनिट आई है और उस यूनिट को अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसी रेट पर तो करोगे। अगर आपने ये 50 यूनिट 5.75 के हिसाब से ली है और इस 50 यूनिट में से आप 10 यूनिट को रिटर्न कर रही हैं, तो 10 यूनिट 5.75 के हिसाब से तो रिटर्न करेंगे। तो ये 10 यूनिट आपने रिटर्न कर दी, और 5 यूनिट आपके पास जो ओपनिंग में बची थी वो है अभी भी, और जो 50 यूनिट है उसकी 10 यूनिट रिटर्न होने के बाद अभी 40 यूनिट आपके पास बची हुई है 5.75 के हिसाब से, और ऐसा आपका ही टोटल आ रहा है। जैसे जैसे एंट्री आ रही है वैसे वैसे आप करते रहेंगे। आप 15 यूनिट इशू कर देते हैं, तो 15 यूनिट इशू करेंगे तो पहले जो ओपनिंग में 5 आ रही है पुरानी यूनिट्स उसको इशू करेंगे 6.50 के हिसाब से। फिर जो ये 40 यूनिट्स हैं उसमें से आप 10 यूनिट इशू कर देंगे 5.75 के हिसाब से। बैलेंस यहाँ पर 30 यूनिट्स बच जाएगी। 5 यूनिट थी बैलेंस में पुरानी, 5 यूनिट की 5 यूनिट चली गई, 40 यूनिट थी, 40 में से 10 चली गई, 30 बच गई। 5.75 के हिसाब से 172.50 बैलेंस आ गया। फिर आपने इशू करा है 20 यूनिट आपने इशू करी है, तो आप फिर से 20 यूनिट इशू कर देंगे। 30 यूनिट ही बची हुई है, उसमें से 20 यूनिट आपकी इशू हो गई है 5.75 के हिसाब से, 10 यूनिट एंड में बच जाएगी। आगे देखते हैं और क्या क्या दे रखा है यहाँ पर। आपने रिसीव करा है 25 यूनिट 6.10 के हिसाब से, ओके। 25 यूनिट्स आपने रिसीव कर ली है 6.10 के हिसाब से, टोटल ये आ गया। तो इशू कुछ किया नहीं, बैलेंस में बचे हुए 10 यूनिट जो ओपनिंग के थे, जो आपका पुराना बैलेंस था पुरानी यूनिट्स का वो बचा हुआ है। 25 यूनिट और आ गई नई 6.10 के हिसाब से, टोटल इतना अमाउंट आ गया। आगे देखते हैं इशूज रिक्वेजिशन नंबर 121 10 यूनिट्स, 10 यूनिट आपने इशू करी है। तो ये जो 10 यूनिट आ रही थी इसमें से आपने इशू कर दी, क्योंकि जो पहले आया वो पहले गया, तो पहले आपने भेज दिया इसको। बाकी 25 यूनिट यहाँ पर बच गई। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिसीव्ड रिप्लेसमेंट फ्रॉम BN कंपनी, ओके। BN कंपनी से आपके पास 10 यूनिट का रिप्लेसमेंट आया है, मतलब कि एक तरह से जो आपने रिटर्न कर दिया था उसने आपको नई यूनिट्स भेजी है। तो जो भी नई यूनिट्स आएगी वो आप यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 5.75 के हिसाब से। BN कंपनी आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर BN कंपनी है उससे आपको रिसीव हुई है यूनिट्स, और BN कंपनी से आपने सामान खरीदा था 5.75 रुपीज़ पर। तो मान के चल रहे हैं कि जो बाद में जो सामान आया होगा 10 यूनिट का वो भी सेम रेट पर आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है। तो BN कंपनी से आपने सामान खरीद लिया, 10 यूनिट्स खरीदा 5.75 के हिसाब से 57.50। इसको हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। रिप्लेसमेंट आई है, इसको नया स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। इस रिप्लेसमेंट को आप नया स्टॉक मानेंगे तो 25 यूनिट तो आपकी ओपनिंग में आई रही थी पहले की थी, और 10 यूनिट आपको अभी नई रिसीव हुई है। इस रिप्लेसमेंट को आप नई यूनिट्स की तरह ट्रीट करेंगे, और 10 यूनिट बाद में आई है 5.75 के हिसाब से, ऐसा मानेंगे। ये आपके पास बैलेंस आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है रिटर्न फ्रॉम डिपार्टमेंट, और ये MN कंपनी का मटेरियल था जिसके 5 यूनिट रिटर्न आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि MN कंपनी जो है उससे आपने 25 यूनिट रिसीव करे थे 6.10 के हिसाब से, और यहाँ आप देखेंगे 6.10 के हिसाब से आपने रिसीव करे थे, और वो 25 के 25 यूनिट यहाँ पर बचे हुए हैं। तो दैट मीन्स कि ये तो रिटर्न नहीं आया सर, ये वाले में से तो रिटर्न नहीं आया। जो 25 यूनिट है 6.10 के, ये तो आपके पास एज इट इज यहाँ पर रखे हुए हैं, तो ये इशू ही नहीं करा, तो इससे रिटर्न तो आ नहीं सकता। तो यानी कि जो बाकी यूनिट आपने इशू करी थी, जो भी लेटेस्ट आपने इशू करा था 5.75 यहाँ पर दिख रहा है, 10 यूनिट इशू करे थे, मान लेते हैं 5 यूनिट इसी में से आपके रिटर्न आ गए हैं। तो ये डिपार्टमेंट ने रिटर्न किया है। डिपार्टमेंट के रिटर्न करने के बाद आपके पास ये जो रिटर्न वाली क्वांटिटी है इसको सबसे टॉप पर लिखोगे,
क्योंकि जो रिटर्न वाली क्वांटिटी होती है वो नेक्स्ट टाइम आप सबसे पहले इशू कर देते हैं। तो जो डिपार्टमेंट से रिटर्न आई है 5 यूनिट, इसको आप सबसे टॉप पे लिखेंगे, 25 यूनिट एज इट इज़ बची हुई है, और 10 यूनिट जो और आई है वो भी एज इट इज़ आपके पास रखी हुई है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया है, एक जॉब से दूसरी जॉब में ट्रांसफ़र होगा तो इसमें स्टोर का कोई काम नहीं है। एक जॉब से दूसरी जॉब में 5 यूनिट ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो यहाँ पर आपके स्टोर लेजर में तो कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि स्टोर का कोई काम नहीं है। एक जॉब चल रही थी, उससे बंदे ने दूसरे में कर दिया, तो बुक्स में ज़रूर एंट्री होगी पर आपके स्टोर लेजर में कुछ नहीं होगा। फिर आप 10 यूनिट को इशू कर देते हैं, तो 10 यूनिट को आप इशू करेंगे 26 तारीख को, तो पहले आप पहले जो आई थी उसमें से इशू करेंगे, उसके बाद जो बाद में 25 यूनिट है इसमें से 5 यूनिट इशू करेंगे। ऐसे कर आप इशू कर देंगे और बैलेंस आपके पास इस 25 में से 20 यूनिट बच जाएगी, और जो बाद की 10 यूनिट है वो एज इट इज़ आपके पास रखी हुई है। तो ऐसे कर आपका बैलेंस आ गया। इसके बाद आपने ट्रांसफ़र करा है डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 5 यूनिट, तो अगेन स्टोर का इसमें कोई काम नहीं है, स्टोर अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, उसने जो इशू कर दिया था उसी में से डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को दे दिया, तो बुक्स में ज़रूर एंट्री होगी बट स्टोर लेजर में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि स्टोर में कोई गुड्स आया नहीं और कोई गया नहीं, यानी कि रॉ मटेरियल आया नहीं, रॉ मटेरियल गया नहीं। लास्ट में बताते हैं कि जब एक्चुअली में हमने काउंटिंग करी 30 सितंबर को, तो वहाँ पर हमें 2 यूनिट्स कम मिली, 2 यूनिट्स हमें कम मिली, यानी कि काउंटिंग करेंगे ना, तो यहाँ पर जो 2 यूनिट्स कम मिली उसको हम यहाँ पर इशू में लिख लेंगे कि 2 यूनिट्स हमारे पास, जैसे हम इशू करते हैं वैसे ही जो पुरानी वाली आपकी यूनिट्स बची हैं उसी में से 2 यूनिट्स आपकी कम हो गई, ऐसा आप मान लोगे। और बाकी जो बैलेंस है 18 यूनिट और 10 यूनिट जो ऑलरेडी आपने बाद में खरीदी थी वो आपके पास बैलेंस में बच जाएगी। तो ऐसे कर इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, जिसमें आपने ये सीखा कि यदि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र करेगा तो उसमें स्टोर डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता। दूसरा आपने ये सीखा कि जब भी हम रिटर्न करेंगे सामान को, जितने पर हमने एंट्री करी थी रिसीव की उतने पर ही हम रिटर्न करेंगे। सेकेंडली, अगर कोई रिटर्न आपने कर दिया और फिर आपके पास नया स्टॉक आता है, रिप्लेसमेंट स्टॉक आता है, तो उसको आप नए स्टॉक की तरह ट्रीट करेंगे। तीसरी बात यह है कि अगर कोई डिपार्टमेंट आपको रिटर्न कर देता है स्टोर में, तो जो डिपार्टमेंट से रिटर्न आया उसको आप सबसे टॉप पर रखेंगे फीफो मेथड के हिसाब से, और सबसे पहले आप इशू करेंगे। ठीक है, इवन देखा जाए तो लीफो हो या फीफो हो, जो रिटर्न आता है उसे आपको पहले इशू करना चाहिए, ये कॉमन सेंस है, और उसके बाद आप बाकी अपना मेथड लगाएंगे। साथ ही में आपने ये भी देखा कि अगर कोई शॉर्टेज हो जाती है तो वो शॉर्टेज को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि इशू हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपके स्टोर लेजर में कम का बैलेंस आ रहा है, तो जो शॉर्टेज है उसकी आप एंट्री पास कर देंगे, उसे आप यहाँ पर इशू में दिखा देंगे। जो भी आप मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से आप रेट लिखेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे, बैलेंस आपके पास आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ आपका मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सारे क्वेश्चन की दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। कुछ मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चन जरूर दूंगा चैप्टर 1 के, कॉस्ट शीट के और मटेरियल कॉस्टिंग के छोटे छोटे 5-10 क्वेश्चन जरूर दूंगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एमसीक्यू में टेस्ट हो जाएं, जिन्हें आप मैक्सिमम 3 टाइम्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक बार अभी कर लीजिएगा जब आपका ये चैप्टर हो गया, दूसरी बार बाद में कर लीजिएगा, तीसरी बार एग्जाम के टाइम कर लीजिएगा। यदि आपके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट भी हो गए एमसीक्यू के, तो भी आप एमसीक्यू हिस्ट्री में जाकर वो सारे के सारे क्वेश्चन और उसके आंसर्स देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में लेबर कॉस्टिंग चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।